हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से रिलेटेड जो प्रोविजन आर्टिकल 38 के अंदर किए गए हैं। आर्टिकल 38 से लगाकर आर्टिकल 51 तक जो प्रोविजन किए गए हैं उन प्रोविजन की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था, आर्टिकल 36 से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टार्ट है, लेकिन आर्टिकल 36 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है और आर्टिकल 37 के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नेचर और इंपॉर्टेंस है उसको बताने की कोशिश की गई है। बेसिकली जो प्रोविजंस या जो सजेशंस हम कह रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में, वो आर्टिकल 38 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले हम लोग ये सारे सजेशंस या रिकमेंडेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको देखेंगे, फिर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनको अलग अलग कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है, जिस पर कई बार आपके प्रश्न भी बनते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर। तो वो क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। पहले हम वन बाय वन ये सारे सजेशंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में उनको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 को अगर हम वन वर्ड के अंदर डिफाइन करें तो वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि स्टेट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के प्रमोशन में काम करेगा, यानी एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करेगा जिसके अंदर पब्लिक वेलफेयर के काम होते हुए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एग्जिस्ट करेगा। ये आप ध्यान रखिए, ये तीन बातें। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात कहां पर की गई है, तो वो हम कह सकते हैं आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर की गई है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का टारगेट क्या रखा गया था, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। और वो कैसे होगी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से होगी। तो ये पहली बात कि इस दिशा में स्टेट काम करेगा, पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करने का, और एक इक्वल सोसाइटी को स्टेब्लिश करने के लिए राज्य काम करेगा। ये पहला सजेशन आर्टिकल 38 के द्वारा किया गया है। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके माध्यम से एक और आर्टिकल 38 के अंदर एक और बात जोड़ी गई थी। इनकम, प्रेस्टीज और फैसिलिटी के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाएगा, यानी कि जितने भी जो ये पब्लिक वेलफेयर के काम होंगे उसमें इक्वली रखा जाएगा। अगर कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई समाज का एक रेपुटेड वर्ग है, कोई लोअर या बैकवर्ड क्लास है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको इक्वली इन वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट देने का काम किया जाएगा, या ऐसी सोसाइटी को पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस प्रदान की जाएगी। ऐसा काम स्टेट के द्वारा किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 38 का पहला प्रोविजन। आर्टिकल 39 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर 6 प्रावधान किए गए हैं। मतलब 6 तरह की रिकमेंडेशंस जो है वो स्टेट को आर्टिकल 36 के द्वारा, आर्टिकल 39 के द्वारा दी गई है। देखो सबसे पहला क्या है, सभी को जो उसको जीवन यापन करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, जिसको हम कहते हैं रोजगार, तो जितने भी स्त्री और पुरुष हैं उनको आजीविका के एडुकेट रिसोर्सेज देने का काम स्टेट के द्वारा किया जा सकता है। आप ध्यान में रखिए, अभी हमारे पास गांवों के अंदर मनरेगा चल रहा है ना। तो मनरेगा में भी यही तो किया जा रहा है कि 100 दिन का एसेंशियली एम्प्लॉयमेंट सबको दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रूरल एरियाज के अंदर। तो वो यहां पर हम कह रहे हैं इक्वली सभी लोगों को, पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त संसाधन या साधन देने का काम राज्य करेगा। ये सजेशन एक दिया गया है। दूसरा, सोसाइटी के अंदर जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, वो जिस पर स्टेट का ऑनरशिप है, राज्य का स्वामित्व है, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इक्वल और
जो जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में जिसके पास है उसको और चला जाए और जिसके पास नहीं है उसको तो बिल्कुल भी ना मिले। तो राज्य ये देखने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप लोग या हम लोग देख सकते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, कंट्रोल राशन की दुकान, पीडीएस सिस्टम जो है स्टेट का, उसमें वो क्या करती है, जो समाज का इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड क्लास है उसको सस्ते दामों पर गेहूं देती है, चावल देती है, दूसरे सामान प्रदान करती है। तो वो यही चीज है। मैं एक चीज और यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि ये जितने भी रिकमेंडेशन या सजेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं स्टेट को, इसमें से बहुत सारे इंप्लीमेंट हो चुके हैं, तभी इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है ना। तो वो इंप्लीमेंट होने की बात हम बाद में करते हैं, हम केवल यही कर रहे हैं। मैं बार बार एग्जांपल दूंगा कौन कौन सी चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। हम लोग अभी ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या सजेशंस दिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में। तो जो दूसरी बात आर्टिकल 39 के तहत की गई है वो क्या है कि समाज के अंदर जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं जिन पर स्टेट की ऑनरशिप है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तीसरी बात यहां पर आप और देखना कि इकोनॉमी के अंदर जो जो स्टेट की इकोनॉमी है उसमें जो हमारी वेल्थ है और जो हमारा प्रोडक्शन है उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। जितनी भी जो संपत्ति और जो उत्पादन है अगर उसका केंद्रीकरण होगा तो क्या होगा, समाज के अंदर एक वर्ग बहुत ज्यादा संपन्न हो जाएगा और दूसरा वर्ग विपन्न हो जाएगा, यानी कि और ज्यादा गरीब हो जाएगा। तो सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक रूप से इक्वलिटी लाने के लिए, सबके साथ इकोनॉमिक रूप से जस्टिस करने के लिए यह प्रोविजन किया गया है कि प्रोडक्शन का और मनी का सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। ये सोशलिज्म की जो अवधारणा है, जो आइडियोलॉजी है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। फिर एक अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी, हमारे यहाँ है भी, कि सभी को अगर कोई इक्वल काम करता है तो उसका वेजेस उसको इक्वली मिलना चाहिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो रिकमेंडेशन दी है उसको लेकर हमारे यहाँ लॉ भी है। प्रैक्टिस में क्या होता है वो हम बात नहीं करते हैं, बाकी थ्योरेटिकली ये लॉ बनाया गया है कि समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगली जो बात यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं आर्टिकल 39 के अंदर कि सभी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, मेल या फीमेल, लेबर जो है या जो बच्चे हैं, उनको मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार का मतलब कोई ऐसा रोजगार उनको नहीं करवाया जाएगा, उनसे कोई ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा जो कि उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। सपोज करो मैं फिजिकली चैलेंज पर्सन हूं, है ना, तो और अगर मुझे ये कहा जाए कि मुझे रोज इतना सामान यहां से उठाकर वहां पर रखना है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिजिकली आई एम नॉट एबल, मेरे मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं कोई लगेज को कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखूंगा तभी मुझे वेजेस मिलेगा। तो ऐसा काम स्टेट नहीं करवाएगा। ये एक और सजेशन दिया गया है आर्टिकल 39 के द्वारा। और एक आखिरी जो छठी बात इस आर्टिकल 39 में कही गई थी वो थी, जितने भी जो बच्चे हैं उनको स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास के अवसर प्रदान करना और शोषण से बचाना। आपको ध्यान होगा इसी से रिलेटेड हमारे यहाँ एक आर्टिकल और है जिसमें बाल श्रम को निषेध किया गया है मौलिक अधिकारों के तहत। तो ये एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आर्टिकल 39 को एड किया गया है। आर्टिकल 39A, ये तो अभी हम बात कर रहे थे 6 प्रोविजन आर्टिकल 39 के रूप में। आर्टिकल 39 को ऐड करते हुए इक्वल जस्टिस और इक्वली लॉ की हेल्प लेने का अधिकार है। आपको पता है हमारे यहाँ पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना। उन बैकवर्ड क्लासेस के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अगर उनके साथ इनजस्टिस हुआ हो तो वो जुडिशरी में जाकर जस्टिस मांग सके। तो ऐसी स्थिति में स्टेट क्या प्रोविजन करता है कि अगर कोई व्यक्ति जस्टिस के लिए अगर वकील नहीं कर सकता है, लॉ की सहायता लेना वो चाहे और अगर उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो स्टेट उनको वो सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोर्ट के अंदर एक पोस्ट होती है सरकार का वकील। अगर सपोज करो मैं पीड़ित पक्ष हूं और मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि अपने अपने लेवल पर मैं कोई वकील कर सकूं, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरा केस को वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कौन सुविधा प्रोवाइड कराएगा? स्टेट प्रोवाइड कराएगा। और क्यों? क्योंकि सभी को समान रूप से न्याय पाने का
और निशुल्क रूप से ये लीगल एडवाइस पाने का राइट, राइट तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टेट प्रोवाइड कराएगा अपने पब्लिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आर्टिकल 39 जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 40 की, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर भी कई बार प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव तौर पर। आर्टिकल 49 गांधीयन फिलोसॉफी को रिफ्लेक्ट करता है। गांधी जी चाहते थे कि लोकल गवर्नेंस को मजबूत किया जाए, पार्टिसिपेशन को, पब्लिक पार्टिसिपेशन को मजबूत किया जाए, इसलिए विलेज लेवल पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 40 के अंदर इस प्रकार का ग्राम पंचायतों के गठन का सुझाव राज्य को संविधान के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है कॉन्स्टिट्यूशनली। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर काम पाने का, शिक्षा का और लोक सहायता पाने का अधिकार हर व्यक्ति रखता है। चाहे कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति अपाहिज है, तो ये विशेष परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति को राज्य से सहायता पाने का अधिकार है। इसीलिए आपको पता होगा कि स्टेट ने बहुत सी जगह वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, बहुत सी जगह हैंडीकैप को हेल्प करने के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वो खोल रखे हैं। बहुत सी जगह स्टेट एजुकेशन प्रदान कर रहा है जो बैकवर्ड क्लासेस है या जो डिप्राइव्ड क्लासेस है उनके लिए। तो ये विशेष दशाओं में पब्लिक वेलफेयर के काम स्टेट के द्वारा किए जाएंगे, ऐसा सजेशन जो है वो आर्टिकल 41 के द्वारा दिया गया है। जब आर्टिकल 42 की बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो गरिमामय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अगर कहीं पर काम कर रहा है तो उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाए। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, और साथ ही साथ इसमें एक बात और की गई है, प्रसूति सहायता, यानी कि जो डिलीवरी होती है बच्चे के समय महिलाओं की, उसको लेकर भी कोर्ट के स्टेट के द्वारा इनिशिएट लेना चाहिए। तो ये एक और सजेशन वर्किंग कंडीशन और डिलीवरी को लेकर कुछ बातें जो आर्टिकल 42 के अंदर बताई गई है। आर्टिकल 43 के अंदर एक दो तीन महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, और दो तीन महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली हम बात कर सकते हैं जो स्मॉल लेवल के उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, उन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो जो वर्कर्स हैं उनको एक मिनिमम वेजेस, जो निर्वाह करने की जो मजदूरी है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, वो सब प्रदान की जाएगी आर्टिकल 43 के द्वारा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, आर्टिकल 43 के अंदर एक नया सेक्शन 43A इंक्लूड किया गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, और उसमें क्या कहा गया कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योगों हैं, उसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर कार्मिकों को भाग, मतलब मैनेजमेंट के अंदर किसी भी उद्योग के प्रबंधन के अंदर वहां पर जितने भी कर्मचारी है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसको लेकर स्टेट लॉ बनाए, और अभी अभी ऐसे लॉज के माध्यम से हर उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से तय कर दी गई है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस आर्टिकल में कही गई है, जिस पर आपके क्वेश्चन बनता है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि सामूहिकता की भावना के आधार पर काम करना और उस काम को आगे बढ़ाना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों का गठन करने का जो राइट्स है और उनको उनके जो कंडक्ट करने का जो राइट्स है वो भी स्टेट के द्वारा उसको लेकर लॉ बनाए जा सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड प्रोविजंस या सजेशंस भी आर्टिकल 43 के द्वारा दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बात जिस पर कई बार प्रश्न आता है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, आर्टिकल 44 को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम कहते हैं समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता। हम जानते हैं हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी है, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, अलग अलग बेसिस पर हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है। लेकिन हम सब है कौन? सिटीजन। किसके? स्टेट के, राज्य के नागरिक हैं। तो राज्य के नागरिक होने के नाते हमारे लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, ना सोशली हो सकते हैं, ना रिलीजियस बेस पे हो सकते हैं, ना और कल्चरल बेस पर हो सकते हैं। हालांकि अभी है, तो पिछले लंबे समय से आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे समाज और बहुत सारे धर्म में अलग अलग प्रथाएं हैं,
उन प्रथाओं को क्या कंटिन्यूटी देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रथाएं जो है वो नागरिकों में विभेद स्थापित कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, अभी तो ये प्रथा समाप्त की गई है मोदी सरकार के प्रयासों से, 3 तलाक की प्रथा, यानी कि विवाह विच्छेद के लिए केवल इतना सा बोल दिया, तलाक 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 और तलाक हो गया, जबकि दूसरे समाजों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। तो एक समाज या एक धर्म विशेष के अंदर महिलाओं को इस प्रकार का एक बहुत बड़ा उनके साथ ये एक शोषण का टूल था। तो ये उनके साथ जस्टिस नहीं था। तो एक एक एग्जांपल हम ये लोग ये ले सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग रिलीजन और कास्ट के बेस पर बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, जहां सारे सिटीजन जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो कॉमन सिविल कोड क्या कहता है, चाहे इंडिया का नागरिक होना महत्वपूर्ण है और इसीलिए हर नागरिक के लिए एक कानून, एक लॉ की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आर्टिकल 44 के अंदर ये बात की गई है कॉमन सिविल या यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में। आर्टिकल 45 की जब हम बात करते हैं, हालांकि इसको लेकर हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी ये बात शामिल कर दी गई है, पेरेंट्स को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा दिलानी है, और आर्टिकल 21A के तहत भी ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ प्रोविजन कर दिया है। लेकिन फिर भी आर्टिकल 45 में स्टेट को ये रिकमेंडेशन दी गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और कंपल्शन एजुकेशन दिया जाएगा। मतलब ये अब जो राइट टू एजुकेशन आया ये बहुत बात की बात है, लेकिन ये 1950 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सजेशंस स्टेट को प्रदान कर दिया है। ये आर्टिकल 45। आर्टिकल 46 की अगर हम बात करते हैं, तो वो समाज के जो जो डिप्राइव्ड क्लास हैं, जो जो बैकवर्ड क्लास है, उनके अपलिफ्टमेंट की बात की गई है। इसके अंदर साफ कहा गया है कि जो SC और ST या कोई और भी वीकर सेक्शन है, उनकी एजुकेशन और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर नो सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज के अंदर, यहाँ तक कि हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर भी जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, वो इस कहीं ना कहीं इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग जो डिप्राइव्ड और बैकवर्ड क्लास है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको आगे लाना चाहते हैं, और जो अनजस्टिस है प्रोग्रेस को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर, उसको हम इन नए नए प्रोविजंस के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं। हालांकि ये सारी बातें मूल रूप से कौन बता रहा है, आर्टिकल 46 क्या कह रहा है कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट को प्रोविजन करना चाहिए इन क्लासेस और इन सेक्शंस के लिए। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 47 की, जो बहुत महत्वपूर्ण है हेल्थ को लेकर। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि लोगों के जीवन को, उनकी उनके उनके लाइफ को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जितने भी जो ड्रग्स और ड्रग्स से रिलेटेड जो पदार्थ हैं, उनको प्रोहिबिटेट करना चाहिए, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, या कोई और किसी भी प्रकार का जो पदार्थ है, चाहे वो ड्रिंक करने वाला हो, चाहे वो खाने वाला हो, उन सबको निषेध करना चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक नारकोटिक्स विभाग है, जो गैर कानूनी तरीके से इन पदार्थों के उपयोग को या इन पदार्थों के ट्रेड को इलीगल मानते हुए फिर उसको पनिशेबल बनाता है। तो नारकोटिक्स विभाग की जो एक्टिविटीज हैं, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 47 के तहत ही स्टेब्लिश हुई है, ये हम लोग बता सकते हैं। फिर हम बात करें आर्टिकल 48 की, तो आर्टिकल 48 के अंदर एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को लेकर बात कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताता है आर्टिकल 48? आर्टिकल 48 के अंदर ये कहा गया है कि ये जितने भी जो दुधारू पशु हैं, जो दूध देने वाले हैं, इनकी नस्ल को आगे बढ़ाया जाएगा, इनकी नस्ल में सुधार किया जाएगा, और पशु वध को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। एक तो ये बात आर्टिकल 48 कहता है। फिर 42nd अमेंडमेंट के अंदर एक और बात इस आर्टिकल 48 में जोड़ी गई है, जिसको कहा जाते हैं आर्टिकल 48A। जो बात आप लोगों ने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पढ़ी थी कि एनवायरमेंट कॉशियस होना चाहिए, स्टेट को ऐसे ऐसे प्रोविजन करने चाहिए कि पब्लिक जो है वो एनवायरमेंट कॉशियस हो जाए, और जितने भी जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा के लिए प्रयास करे। तो आपको पता है कि इसी से इंस्पायर होकर हमारे यहाँ पर वन्य जीवों को की हत्या को अपराध माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर सरकारें समय समय पर लॉज बनाने का काम करती है। तो ये आर्टिकल 48 न केवल एनिमल हस्बेंड्री को लेकर बात करता है, बल्कि साथ ही साथ
वो एनवायरमेंट कॉशियस भी रहकर स्टेट को कुछ लॉज बनाने का सजेशन प्रदान करता है। आर्टिकल 49 की अगर हम बात करें, ये भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 49 में क्या सजेशन दिया गया है कि स्टेट जो नेशनल इंपोर्टेंस रखने वाले जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे कोई स्मारक है, चाहे कोई कोई वस्तुएं हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा यहाँ जो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में, उसको भारत में लाने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे हिस्ट्री से उसका कनेक्शन है। इसी तरह से हमारे यहाँ जितने भी जो प्राचीन स्मारक हैं, उनके बार बार एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो क्यों? क्योंकि आर्टिकल 49 में ये बात कही गई है कि स्टेट ऐसे नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है। ये एक और सजेशन आर्टिकल 49 के द्वारा दिए गए हैं। फिर अगर आर्टिकल 50 की बात करें, जो महत्वपूर्ण है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया गया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, आप लोगों को पता है, शासन को निरंकुशता से बचाने के लिए जरूरी क्या है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये तीनों अलग अलग फॉर्म में रहकर काम करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष तौर पर जैसे कि अमेरिका के अंदर किया गया है। लेकिन आर्टिकल 50 के अंदर एक सजेशन दिया गया है, और वो क्या कि ये जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें दो बातें कही गई हैं। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, ये कहा गया है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव होगी वो जुडिशरी से बिल्कुल सेपरेट रहेगी। क्यों? ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड होकर काम कर सके। तो इस दृष्टि से इस पर भी आपके कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सेपरेशन ऑफ पावर की फीलिंग्स या सेंस हमें कहां नजर आता है, तो आर्टिकल 50 के अंदर। और लास्ट, गांधीयन फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में शामिल है, वो है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाने का दायित्व राज्य का है। राज्य को, स्टेट को, यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टेट को ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस भी बढ़े, हार्मोनी बढ़े, और साथ ही साथ एक सिक्योरिटी की फीलिंग सबके बीच में आए। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल कैरेक्टर हैं, जो इंटरनेशनल एक्टर हैं, जिनको हम स्टेट्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, उन सबके बीच में एक रेस्पेक्टेबल रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, जिसको कि जस्टिस प्रदान किया जा सके, जो कि न्यायोचित तौर पर यह संबंध स्थापित किए जा सके। ऐसा काम इंडिया यानी कि स्टेट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 51, जो कि मेनली हम दो वर्डों से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के नाम से। तो ये आप लोगों को मैंने अभी बताया कैसे आर्टिकल 38 से लगाकर आर्टिकल 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के प्रोविजन किए गए हैं। अब अगर इन प्रोविजंस को हम कैटेगराइज करें, इनको क्लासिफाइड करें, तो क्लासिफिकेशन किस किस तरह से किया जा सकता है, मोटे तौर पर हम दो तरह का क्लासिफिकेशन यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। बाय नेचर ये कैसे हैं? बाय नेचर अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, अप्रवर्तनीय अधिकार, यानी कि ऐसे राइट्स जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जो कि एसेंशियली राज्य ही कर सकता है वो सारे काम, है ना, इसीलिए वो राज्य को सजेशन वो प्रदान किए गए हैं। तो ये एक कैटेगरी तो ये हो गई। मतलब क्लासिफिकेशन का बेस क्या हो गया? नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और उसमें पहला टाइप क्या बता रहे हैं हम? अप्रवर्तनीय अधिकार, यानी कि ऐसे ऐसे राइट जो कि किसी को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। दूसरा हम इसमें बेस क्या बता सकते हैं? आदर्श, यानी कि आइडियली बेस पर आदर्श के रूप में कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमको बताए गए हैं। और तीसरी बात हम लोग क्या बता सकते हैं कि स्टेट को क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं, राज्य के लिए निर्देश क्या क्या हैं। अभी मैं इस पे भी डिटेल में बात करूंगा, तो पहले हम केवल इतना समझ लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 38 से लगाकर 51 तक जो जो बताए गए हैं, उनके नेचर को देखते हुए तीन कैटेगरी में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स के रूप में है। दूसरा, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि आइडियल्स के रूप में, आदर्शों के रूप में है स्टेट के लिए। और ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि स्टेट को
क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये 3 कैटेगरियां नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में। लेकिन अगर हम दूसरा एक और डिफाइन करें तो आइडियोलॉजी के बेस पर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया, क्लासिफाइड किया जा सकता है। ये जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं 38 से 51 तक, इनको 3 आइडियोलॉजी के बेस पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला गांधीयन फिलोसॉफी। कुछ निदेशक तत्व या कुछ सुझाव ऐसे हैं जो कि गांधीयन विचारों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे कुछ विचार ऐसे हैं जो कि समाजवादी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और तीसरे कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आइडियोलॉजी के बेस पर उन्हीं सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: गांधीयन फिलोसॉफी बेस्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सोशलिस्ट फिलोसॉफी बेस्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और लिबरल डेमोक्रेटिक बेस्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब कौन कौन से हैं अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर वाइज जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसको। जो नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स के रूप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें आप आर्टिकल 39, 41, 42, 43 और 45 इन आर्टिकल्स को आप इस कैटेगरी के अंदर ले सकते हो। क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बता चुका हूं, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा जो है नेचर के बेस पर जो दूसरी कैटेगरी हमने बताई थी आइडियल्स के रूप में, तो उसमें हम लोग क्या बता सकते हैं: आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 42, 43, 47 और 51 ये एक आदर्श है हमारे रूप में। तो आदर्शों के रूप में इन ये राज्य के लिए आदर्श है कि आपको क्या रोल मॉडल स्टेब्लिश करना है, तो इस तरह का आपको रोल मॉडल स्टेब्लिश करना है। तीसरा जो कैटेगरी इस नेचर के बेस पर बता सकते हैं वो है राज्य के लिए इंस्ट्रक्शन। उसमें हम बता सकते हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 ये व्यवस्थाएं राज्य को करनी पड़ेगी। ये इंस्ट्रक्शंस के रूप में उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रदान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन का पहला बेस। दूसरे बेस की अगर हम बात करें तो वो है आइडियोलॉजी के बेस पर हम इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था गांधीयन फिलोसॉफी। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए जो असेंबली बनाई गई थी उसमें गांधी जी कहीं नहीं थे, है ना। संविधान को निर्माण उसको बनाते वक्त गांधी जी का कोई योगदान प्रत्यक्ष तौर पर नहीं था, लेकिन गांधीवादी विचारधारा बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली थी संविधान निर्माताओं को। इसीलिए जब हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए तो गांधीयन फिलोसॉफी को आगे रखते हुए बहुत सारे सजेशंस स्टेट को दिए गए, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा भी था जानवरों की हत्या निषेध या पंचायती राज की व्यवस्था। आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48 ये पांचों आर्टिकल जो हैं वो गांधीयन फिलोसॉफी को या गांधीयन आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। इसी तरह जैसे हमने कहा था कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 और 47 ये 6 आर्टिकल जो हैं वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। और आखिरी बात एक और ले जाती है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हम क्या कह सकते हैं, हम लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे रन कर रहे हैं। उदार लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो हमारी विचारधारा के अंदर शामिल है। और इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं कि उदार लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44, 45, 48, 49 और 50 ये पांचों आर्टिकल जो है वो हमारे उदार प्रजातांत्रिक मूल्यों के तहत बताए गए हैं, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि स्टेट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, स्टेट के लिए सभी लोग इक्वल हैं और स्टेट सभी को समान दृष्टि से देखता है। तो ये आइडियोलॉजी के बेस पर 3 कैटेगरियां हम बना सकते हैं और उसमें कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ले सकते हैं उसको मैंने अभी बताया। तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल।